गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ स्कूल की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बात कर रहे थे हम पिछले पॉइंट्स में, हमने देखा जो पॉइंट था, भारतीय संसद दुनिया की शक्तिशाली विधायिकाओं में से एक है और जो उसके कार्य हैं वो कौन कौन से हैं उस बारे में हम बात कर रहे थे। पहला मैंने आपको बताया था विधि निर्माण अर्थात कानून का निर्माण करना, दूसरा था धन विधेयक पारित करना और थर्ड पॉइंट इसमें संविधान संशोधन का कार्य। अब हम बात करेंगे यहाँ कि पिछले जो वीडियो था जिसमें मैंने देखे दो कमेंट्स थे स्टूडेंट्स की तरफ से कि पहला तो था कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या है या धन विधेयक क्या होता है। बात करते हैं हम धन विधेयक की कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या है। तो जहां हम बात करते हैं धन विधेयक की, धन विधेयक राज्य की बात कर रहे थे हम धन विधेयक की कि धन विधेयक क्या होता है। जो कमेंट्स थे उसमें कि धन विधेयक से क्या होता है, तो धन विधेयक की जब हम बात करते हैं, धन विधेयक होता है राज्य या सॉरी इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट हम मानते हैं या तो हम कह सकते हैं राष्ट्र या राज्य की आय व्यय से संबंधित बजट, किसको संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। कहने का मतलब है राष्ट्र या राज्य दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, उसकी आय और व्यय से संबंधित जो विधेयक होता है उससे ही क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। ये तो था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड जो कमेंट था कि धन विधेयक लोकसभा में ही क्यों पारित होता है, धन विधेयक लोकसभा में ही क्यों पारित होता है। धन विधेयक लोकसभा में ही क्यों पारित होता है, सेकंड कमेंट है। अब हम बात करेंगे धन विधेयक की, तो धन विधेयक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि धन विधेयक राष्ट्र राज्य की आय और व्यय से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। कहने का मतलब राष्ट्र राज्य का जो वार्षिक बजट होता है उसके आय से उसके व्यय से संबंधित, उसे ही हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं धन विधेयक लोकसभा में क्यों पारित होता है, तो यहां हम बात करेंगे कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में क्यों पारित होता है। तो आंसर होगा इसका लोकसभा जनप्रतिनिधि की या जनप्रतिनिधियों की संस्था होती है तथा जिसके सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर जनता द्वारा किया जाता है या प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जनता द्वारा
इसका उल्लेख भी संविधान में किया गया है। संविधान में किया गया है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पारित होगा। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत किया जाएगा, पारित किया जाएगा। कहने का मतलब धन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान है उन्हें लोकसभा में ही पारित किया जाए। तो दो क्वेश्चन हो इसमें कि राष्ट्र राज्य की आय और व्यय से संबंधित धन विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन था धन विधेयक लोकसभा में क्यों पारित होता है? तो मैंने बताया कि धन विधेयक लोकसभा में इसलिए पारित होता है कि जो लोकसभा होती है वो जनप्रतिनिधियों की संस्था होती है। भाई जनप्रतिनिधियों की क्या होती है? संस्था। अर्थात जिन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है और वो प्रतिनिधि लोकसभा में जाकर जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को वहां रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भी किया गया है कि जो लोकप्रिय सदन है लोकसभा, उसी में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की जब बात कर रहे थे उसमें कमेंट था कि सर ये तो जो है वो लोकसभा के कार्य है, शक्तियां कौन सी हैं? तो ये जो है कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियां दोनों क्या है? एक ही है। दोनों क्या है? दोनों एक ही है, अर्थात दोनों अलग अलग नहीं है। शक्तियां भी वही है, विधि निर्माण करना या कानून निर्माण करना, धन विधेयक पारित करना। जैसे पहला कार्य या शक्ति है कानून निर्माण, दूसरा है धन विधेयक पारित करना, धन विधेयक पारित करना, तीसरा है संविधान संशोधन का कार्य, संविधान संशोधन का कार्य। कहने का मतलब है ये जो तीन है, पहला कानून निर्माण, दूसरा धन विधेयक पारित करना, तीसरा संविधान संशोधन का कार्य और चौथा है कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का नियंत्रण। चौथा जो है कार्यपालिका या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। पांचवा है अन्य कार्य। कहने का मतलब है ये जो है इन्हें हम कार्य या शक्तियां कह सकते हैं। यहां समझने का प्रयास करना कि लोकसभा के कार्य तो क्या है। क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट होता है कि लोकसभा के कार्य बताइए, तो भी आपको क्या आंसर देना है? पहला है कानून निर्माण करना, धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन का कार्य, कार्यपालिका मंत्रिमंडल पर नियंत्रण या अन्य कार्य। यहां जो मैं बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि लोकसभा, किसकी? लोकसभा। यहां मैंने ये पॉइंट रखा है, इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहने का मतलब जो कि जनप्रतिनिधियों का सदन होता है। तो यहां पर अपने क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संसद दुनिया की शक्तिशाली विधायिकाओं में से, भारतीय संसद दुनिया की शक्तिशाली
किसकी? संसद। ठीक है, समझना इस पॉइंट को। तो संसद किससे बनेगी? एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभाओं की। ठीक है, इनसे मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति इसका क्या होगा? अभिन्न अंग होगा। कौन? राष्ट्रपति। तो यहां क्वेश्चन जो अटैक होता है वो ये होगा कि संसद के कार्य एवं शक्तियां बताइए। संसद के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे कानून निर्माण करना। कहने का मतलब संसद में जो अधिकतर कार्य किए जाते हैं वो लोकसभा के द्वारा ही किए जाते हैं। संसद में जितने भी कार्य होते जाता है वो लोकसभा के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लोकसभा का जिक्र किया है मैंने। किसका जिक्र किया है? लोकसभा। नहीं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि संसद का निर्माण इन तीनों से मिलकर होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियां बताइए या लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां बताइए। दोनों में एक ही आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला है कार्य शक्तियां, कानून निर्माण। दूसरा है धन विधेयक पारित करना। तीसरा है संविधान संशोधन का कार्य। चौथा है कार्यपालिका मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। और पांचवा है अन्य कार्य। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कानून निर्माण। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? कानून निर्माण, कानून का निर्माण। दूसरा धन विधेयक पारित करना। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है इसको, और 14 दिन में अगर इसमें ना कोई संशोधन करे या ना वो कुछ कहे इस बारे में, तो वह विधेयक अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आज जिसका अध्ययन करेंगे वो है संविधान संशोधन का कार्य। थर्ड पॉइंट कौन सा है? संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन जो शब्द है कौन सा? संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में संशोधन की विधि, किसकी विधि? संशोधन की विधि। भारतीय संविधान में संशोधन की जो विधि है, थर्ड पॉइंट, संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन की विधि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, किससे? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है तथा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान संशोधन का कार्य कि संविधान के ज्यादातर भागों में या संविधान में संशोधन का अधिकार केवल भारतीय संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? भारतीय संसद को। संविधान के अधिकांश भागों में ज्यादातर संशोधन कौन करती है? संसद करती है, या करीब करीब सभी भागों में भारतीय संसद के द्वारा ही संविधान संशोधन का कार्य किया जाता है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन की विधि है वो किस देश से ग्रहण की गई है? तो वो की गई है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट इसके
बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 368। किसमें? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, संविधान संशोधन की। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है कहने का मतलब संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? भारतीय संविधान में वो है संसद। किसको है? संसद। जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। इसके अनुसार संविधान संशोधन दो प्रकार से होता है। संविधान संशोधन के प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट इसमें संविधान संशोधन के प्रकार। मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। क्या? संविधान संशोधन। पहले की हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें संविधान के अधिकांश धाराओं में परिवर्तन सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत। संविधान के अधिकांश धाराओं में संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों और मत देने वाले सदस्यों में से और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है। अब दूसरा है ऐसा कोई संशोधन जो संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति हो। सेकंड की हम बात करेंगे, ये है सेकंड। पहला तो देखो, इसमें पहले एक बार इसको देखेंगे हम कि संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। कितने रूप से? मुख्य रूप से दो प्रकार से। पहला जो है इस प्रकार, संविधान के अधिकांश धाराओं में, जो संविधान है उसकी अधिकांश धाराओं में
सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित होता है, ये पारित होना चाहिए। तो क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। एक बार दोबारा से इसको समझा रहा हूं, समझना कि संविधान की अधिकांश धाराओं या भागों में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों अर्थात उस दिन जो जितने सदस्य उपस्थित हैं और उनमें से मतदान करने वाले सदस्यों में से कम कितने बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो एक तो ये है, या एक तो प्रकार ये है। अब दूसरा प्रकार है ऐसा कोई संशोधन जो संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, राज्य विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा अनुच्छेद 368 में ऐसे संशोधन वाले विधेयक के लिए संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति आवश्यकता होती है। कहने का मतलब दूसरा जो भाग है वो है संसद को विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति की आवश्यकता होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। समझिए सर, दूसरा पॉइंट संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ, पहले तो था ये अधिकांश धाराओं में प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और दूसरा है संसद को विशेष बहुमत के, मतलब विशेष बहुमत तो हुई, साथ ही साथ में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति उसको आवश्यक होती है या उनकी आवश्यकता भी होती है। अब जैसे कौन कौन से कार्यों में वो है संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, पहला उदाहरण। दूसरा है राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से समन्वय, इन भागों। ठीक है, तो ये थे दोनों भाग, ये मुख्य रूप से जो संसद के संविधान संशोधन के प्रकार हैं ये। नेक्स्ट आगे, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जरूरी लोकसभा में प्रस्तुत हो। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह हम बात कर रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब संविधान संशोधन जो विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जरूरी नहीं वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए। किसी में भी, चाहे लोकसभा हो
दूसरा राज्यसभा। दोनों में से किसी भी सदन में कहने का मतलब संविधान संशोधन जो विधेयक है वो चाहे लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों में से कोई सा भी सदन हो, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, एवं दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही पारित समझा जाएगा। दोनों सदनों में से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है तथा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून माना जाएगा। अर्थात जब तक भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब दोनों सदनों में से अलग अलग तरीके से पारित होकर वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, इसके लिए हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून की श्रेणी में आता है। तो कहने का तात्पर्य कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं होते वह कानून नहीं बन पाता है। तो कहने का तात्पर्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक कानून माना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का पॉइंट हमारा संविधान संशोधन। कौन सा? संविधान संशोधन का कार्य। एक बार इसको वापस फिर से रिवाइज करेंगे। संविधान संशोधन की जो विधि है वो भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? वो भारतीय संविधान में ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और भारतीय संविधान में जो संशोधन की विधि है उसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 368 में उसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट के आगे, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान में संसद जो है उसी को संशोधन करने का अधिकार दिया गया। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट होता है संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है संविधान संशोधन, जिसमें पहला संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन कैसे किया जाता है? प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या होता है? पारित होता है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड स्टेप, संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति की आवश्यकता होती है। आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके बाद में था कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह सदन लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई सा भी सदन क्यों ना हो। उसके बाद आगे बात कर रहे थे कि दोनों सदनों में से अलग अलग पारित करना होता है। दोनों सदनों में, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग हो गई। अब दोनों सदनों में से पारित होने के बाद विधेयक आ जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास किसके लिए जाएगा? हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है तथा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून माना जाएगा। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे किसी भी विधेयक को कानून की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट था कार्यपालिका या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट्स हमने अध्ययन कर लिए। अब चौथे पॉइंट की जब बात करते हैं वो है कार्यपालिका या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। तो इसके बारे में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है कार्यपालिका या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करना। या मंत्री मंडल पर नियंत्रण, ये इसका फोर्थ पॉइंट, कार्यपालिका मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। तो इसमें देखो, संसद कार्यपालिका मंत्रिमंडल पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखती है। तो जिसमें है पहला पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। किस शासन प्रणाली में? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार जनता के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है एवं जनता मताधिकार द्वारा उसे नियंत्रित करती है। एवं जनता मताधिकार द्वारा, इसके द्वारा मताधिकार द्वारा उसे नियंत्रित करती है, उसे नियंत्रित करती है। समझ गए? ये तो है पहला पॉइंट। कैसे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है एवं जनता मताधिकार के द्वारा उस सरकार को क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है या उसे नियंत्रित करती है। तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, कार्यपालिका को दिन प्रतिदिन या नित्य प्रतिदिन कार्य में नियंत्रण या नियंत्रित करने का कार्य संसद को प्राप्त है। कार्यपालिका को दिन प्रतिदिन या उसके कार्य में नियंत्रण या नियंत्रित करने का कार्य किसको प्राप्त है? संसद। कार्य पालिका को दिन प्रतिदिन या उसके कार्यों का नियंत्रण करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। सुनिए इसके बारे में दोबारा से एक बार कि कार्यपालिका को दिन प्रतिदिन या उसके कार्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद। किसको? संसद। कि कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनकी दिन प्रतिदिन जांच करना और कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखना, ये किसको प्राप्त अधिकार? ये है संसद को प्राप्त। ये अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, भारतीय संसद। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से, किससे? विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। क्या करती है?
नियंत्रित करती है। जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, आदि के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कहने का मतलब थर्ड पर देखेंगे कि भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से, भारतीय जो संसद है वो विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब वो तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हुआ, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट आगे है नंबर 4 पॉइंट, कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। किस पर? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। लोकसभा को प्राप्त है। विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। जैसे विश्वास प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। यह शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा। तो सुनेंगे तक इसको और पढ़ने के बाद वहां से कार्यपालिका, जिसको हम कह सकते था मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। जैसे विश्वास प्रस्ताव पारित करना व अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है। नेक्स्ट आगे है विश्वास प्रस्ताव का मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं। 5वां है विश्वास प्रस्ताव का मत प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं। और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह करते हैं। ठीक है। तो यह जो
पांचवा पॉइंट है, अभी दो पॉइंट बताए मैंने, लोकसभा कैसे नियंत्रण करती है, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव का मत तो कौन प्रस्तुत करता है, विश्वास प्रस्ताव का मत सदन में प्रधानमंत्री प्रस्तुत करते हैं। कौन करता है, प्रधानमंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देकर इसे पारित करने का आग्रह भी करते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट है इसमें अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद को अपने पद से हटाने के लिए, किसके लिए, हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसको देखेंगे कि विश्वास प्रस्ताव को कौन लेके आता है सदन में, प्रधानमंत्री। और उस विश्वास प्रस्ताव पर सदस्यों से वो क्या अपील करता है कि इसके पक्ष में मतदान करें, या उनसे अपील आग्रह करता है कैसे कि इसके पक्ष में मतदान करें, किसके, विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। दूसरा अविश्वास जो प्रस्ताव है वो है मंत्री परिषद को उसके पद से हटाने के लिए, मंत्री परिषद को उसके पद से हटाने के लिए किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें सातवां पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है कि विश्वास मत के पारित न होने और अविश्वास मत के पारित होने पर मंत्री परिषद को अपने पद से हटना पड़ता है। सातवां पॉइंट इससे रिलेटेड है कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित न हो सदन में, क्या नहीं हो, विश्वास प्रस्ताव पारित न हो कि मतलब उपस्थित सदस्य प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर आग्रह कर उस पर मत न करें और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना ही होता है। तो ये तो इसकी लोकसभा संसद के कार्य है, उसकी शक्तियां। ठीक है, अब जो पांचवा पॉइंट है अन्य कार्य उसको कल देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।